बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री टाइम में। तो आज बात कर लेते हैं अपने जो पीछे क्लास बात करी थी अपने गुणसूत्र की। आपने गुणसूत्र के बारे में पूरा पढ़ लिया था, इसमें किसने खोजा था, किसने देखा था और इसका शब्द किसने दिया था। तो इसमें बात कर ली थी कि जो क्रोमेटिन धागों के संघनन से गुणसूत्र का निर्माण होता है और प्रोफेज अवस्था में बनते हैं, जो सेल डिवीजन में केंद्र के विभाजन की पहली अवस्था है। और गुणसूत्र की अध्ययन अवस्था कौन सी होती है? मेटाफेज में। जो ऐसी अवस्था जिसमें अंदर गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, मेटाफेज होता है। और किस प्लांट में और किस जानवर में कितने गुणसूत्र होते हैं वो आपने नॉर्मली बात कर ली थी। अब इसके आगे चलते हैं, गुणसूत्र बनते कैसे हैं उस पर चलते हैं। तो गुणसूत्र बनते कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है तो वो बता लेते हैं। सबसे पहले होते क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागों से क्या बनता है? क्रोमेटिड बनता है। क्रोमेटिडों से क्या बनते हैं? गुणसूत्र का निर्माण होता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार निर्माण होता है। अब ये देख लीजिए, इसका ये पूरा बड़ा रूप है इसमें पूरे अपने स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो समझते हैं अपने। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या दिया गया, इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जो खाली ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो दोनों का, ये सिंगल की बात करें तो इसको क्या ऊपर वाला आवरण क्या कहलाता है? पेनिकल आवरण होता है जो प्रोटीन से बना होता है। और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड हैं। एक गुणसूत्र एक ही इसे एक जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। और जो जैसे एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टर। अगर दोनों अलग अलग गुणसूत्र के होते हैं तो क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब बात वहीं कर लेते हैं, बीच वाले स्ट्रक्चर इसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमीर या प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। अगर वहीं बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर लगी होती है इसे क्या, जो इसे आराम से देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, जो अंदर की स्ट्रक्चर जो प्लेट लगी होती है इसे काइनेटोकोर डिस्क कहते हैं, जो प्रोटीन से निर्मित होती है। और विभाजन के समय त्रिकोणतंतु जुड़ने का स्थान होता है। जब विभाजन होगा तो त्रिकोणतंतु यहाँ पे जुड़ते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। जब सेल डिवीजन आएगा तो वहाँ आप अच्छे से समझ पाओगे। और अब बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर जो धागे जैसी संरचना होती है ये क्या कहलाता है? क्रोमोनिमेटा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमोनिमेटा। और इसके अंदर जो बिंदु जैसी संरचना होती है ये क्या कहलाती है? क्रोमोमीर कहलाता है। जो गुणसूत्र पर क्या होते हैं? मोती जैसे गुणसूत्र पर मोती के समान संरचना लगे होते हैं। और ये क्या होते हैं? अनुवांशिकता में भी योगदान देते हैं। सबसे ज़्यादा अनुवांशिकता में योगदान देते हैं। और ये जो क्रोमोमीर है ये माला पर मोती जिस प्रकार व्यवस्थित होते हैं उसी प्रकार ये इसके ऊपर गुणसूत्र के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। अब चलते आगे। इसमें आई होप सभी समझ गए होंगे। जो इसमें बीच में गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमीर और प्राथमिक संकीर्ण। इसका प्राथमिक संकीर्ण का मतलब हो गया जुड़ने का स्थान। जो गुणसूत्र बिंदु होता है इसके ऊपर दोनों क्रोमेटिड क्या होते हैं? दोनों ऊपर वाले दोनों क्रोमेटिड और नीचे वाले क्रोमेटिड क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं वो जुड़े होते हैं, इसलिए इसे सेंट्रोमीर या फिर प्राथमिक संकीर्ण में या गुणसूत्र बिंदु यानी गुणसूत्र का बिंदु है इसे कहते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं गुणसूत्र और क्या है गुणसूत्र में दिया हुआ है। आइए आगे अपने पास नया टॉपिक अगला है कि सेट गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र जिसमें प्राथमिक के साथ साथ द्वितीय संकीर्ण भी पाया जाता है। अब संकीर्ण क्या है मैंने पहले बताया। संकीर्ण का मतलब होता है जुड़ने का स्थान होता है। ऐसे गुणसूत्र हो जिसमें जुड़ने के स्थान का प्राथमिक के साथ साथ दूसरा भी हो तो उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र, सेट गुणसूत्र। तो अभी जैसे अपने गुणसूत्र में नॉर्मली बात कर ली, ये गुणसूत्र हो गया, इसमें तो ये गुणसूत्र पहला बिंदु आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या होता है कि एक सैटेलाइट भाग हो जाता है। क्या होता है? सैटेलाइट भाग। और ये गुणसूत्र और सैटेलाइट भाग के बीच के अंदर क्या हो जाता है? द्वितीय संकीर्ण यानी दूसरा जुड़ने का स्थान आ जाता है। तो ऐसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं? सेट गुणसूत्र कहते हैं। तो अपने पास यही डेफिनेशन में लिखा था कि प्राथमिक के साथ साथ द्वितीय संकीर्ण भी पाया जाता है तो इसे सेट गुणसूत्र कहते हैं। अब ये कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं जिनके अंदर ये सेट गुणसूत्र होता है? तो 13, 14, 15 और 21 और 22 ये गुणसूत्र होते हैं जिनके अंदर सेट गुणसूत्र होता है। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए सेट गुणसूत्र क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे नॉर क्या होता है। तो नॉर में बात कर लेते हैं अपने आगे। इसका फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो इसका मतलब हो गया, इसमें होता क्या है? तो इसमें जो अपने पीछे सेट गुणसूत्र पढ़ा था, सेट गुणसूत्र जिसमें प्राथमिक के साथ साथ द्वितीय संकीर्ण जुड़ा होता है,
तो उस वो क्या होता है, वो केंद्रिका के साथ मिलकर क्या करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, तो केंद्रिका में। परंतु 2021 के एग्जाम में आया था कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, केंद्रक में। तो अब बोलिए इसमें क्या जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका गया था वहाँ पे केंद्रिका, अगर केंद्रक गया था, परंतु अगर ऑप्शन में केंद्रिका होता तो केंद्रिका ऑप्शन में नहीं था, तो केंद्रिका राइट आंसर हो जाता। अब यहाँ पे आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके कंसेप्ट के बारे में। राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, केंद्रक या फिर केंद्रिका, और या सेट गुणसूत्र इसमें भाग लेते हैं। नॉर्मल का फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें निर्माण किसका होता है, राइबोसोम का। आज में थोड़ी आगे और जानकारी ले लेते हैं कि जो गुणसूत्र का अंतिम सिरा होता है, गुणसूत्र का अंतिम सिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टीलोमियर। उसे क्या कहते हैं, टीलोमियर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे गुणसूत्र पढ़ाया, जैसे ये गुणसूत्र बिंदु, इसके ऊपर गुणसूत्र, ये जुड़ गए। अब इसका जो अंतिम सिरा है वो क्या कहलाएगा, टीलोमियर। और एक चीज़ और, जिसमें अंदर जो अंतिम सिरा होता है वहाँ पे क्या होता है, इलोमरेज एंजाइम होता है। इलोमरेज जैसे ये है, तो इसका अंतिम सिरा क्या है, इलोमरेज एंजाइम जो यहाँ पर कार्य करता है। इसे अंतिम सिरे को कहते क्या है, कहते हैं तो टीलोमरेज है, पर यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, हीलोमरेज। हीलोमरेज एंजाइम करता क्या है, तो ये दो गुणसूत्रों को आपस में जुड़ने से रोकता है। जैसे ये गुणसूत्र ये है और ये गुणसूत्र ये है, जैसे एक गुणसूत्र ये है और ये, इन दोनों को यहाँ से जुड़ने में रोकता है। तो वो कौन रोकता है, हीलोमरेज एंजाइम रोकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ेंगे अपने गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें छोटी भुजा और बड़ी भुजा दो प्रकार की होती है। अब किसके आधार पर इसको बांटा गया, इसका वर्गीकरण किया गया, वो पढ़ लेते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर इसको बांटा गया है। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है P दिया हुआ है, एक दिया है Q। तो Q हमेशा बड़ी भुजा को दर्शाएगा और P हमेशा छोटी भुजा को दर्शाएगा। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, ऊपर वाला छोटी, नीचे वाला बड़ी भुजा को दर्शाएगा। और इसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा और क्या क्या बोलते हैं। जब गुणसूत्र बिंदु मध्य में हो तो इसे क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्र की बोलते हैं। अगर वहीं बात कर लेते हैं मध्य केंद्र की, मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्र की बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनती है ऐसे वी आकार की, ये दियो यहाँ पर। और वहीं बात कर लेते हैं अगले की। तो इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र बिंदु है वो हल्का सा ऊपर चला जाता है, तो इसे सब मेटासेंट्रिक या फिर उप मध्य केंद्र की कहा जाता है। इसकी संरचना बनती है एल के समान। किसकी संरचना बनती है, एल के समान। और तीसरा है वो उसके बिल्कुल किनारे पर चला जाता है ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या कहते हैं एग्रोसेंट्रिक या फिर अगर केंद्र की। हिंदी में क्या कहते हैं, अगर केंद्र की। इसकी स्ट्रक्चर बनती है जे के समान। और लास्ट वाला है अपना, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु ए बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है, बिल्कुल ऊपर। तो इससे क्या कहते हैं, टिलोसेंट्रिक। मैंने पढ़ाया था कि लास्ट का जो गुणसूत्र होता है उसके ऊपर वाली जो किनारा होता है, अंतिम सिरा, उसे क्या कहते हैं, टिलोमरेज कहते हैं। तो वही मैंने इसलिए यहाँ पे जो अंतिम सिरा चला जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टिलोसेंट्रिक या फिर क्या कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर अंतंत्या केंद्र की कहा जाता है। अभी एक चीज़ और दिया गया है कि जो एग्रोसेंट्रिक होता है, यानी आप इसमें ऐसे मानिए कि ये मध्य है, तो 2 और 2 बराबर अनुपात है इनका। इसमें 3 और इसमें क्या हो गया, 3 1 हो गया। और यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसमें क्या हो गया कि इसमें बिल्कुल 4 और 1 हो गया, बिल्कुल 4 और 0। और इसमें बिल्कुल अनुपात निकलेगा ही नहीं, क्यों, बिल्कुल इसमें किनारे पे चले गया। तो सबसे अधिक जो अनुपात है वो जो सेंट्रिक भुजा का अनुपात है, यानी एग्रोसेंट्रिक भुजा का अनुपात किस में अधिक होता है, तो एग्रोसेंट्रिक में से भुजा का अनुपात सबसे अधिक होता है, यानी भुजा का अनुपात सबसे किस में अधिक होता है, तो वो एग्रोसेंट्रिक में होता है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं इसमें थोड़ी गहराई में और चलते हैं आगे इसके। अब बात कर लेते हैं अपने गुणसूत्र की परासंरचना क्या होती है। गुणसूत्र की परासंरचना क्या होती है, इसमें बात गुणसूत्र की परासंरचना, इसके अंदर जो सूक्ष्म गुणसूत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियोसोम। जो आपने लास्ट में पढ़ा था न्यूक्लियोसोम के बारे में, जैसे नीचे वाली संरचना, इसके ऊपर बिंदु संरचना होती थी, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। और इसके जो ये क्या करता है, जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसके डीएनए को व्यवस्थित करने में सहायता करता है, उसको व्यवस्थित करने में सहायता करता है, यानी पैक करने में, इसे पैक करने में सहायता करता है। न्यूक्लियोसोम होते हैं ये क्रोमेटिन धागों पर ऐसे व्यवस्थित होते हैं जैसे माला पर मोती, ये मैंने पहले ही बताया। और न्यूक्लियोसोम है, इसके बारे में एक मॉडल दिया हुआ है, इसकी संरचना पे मॉडल दिया हुआ है जिसको कोर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसे दिया था।
न्यूक्लियोसोम जैसे सेल बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, उसी प्रकार जो गुणसूत्र की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? न्यूक्लियोसोम है। जिसमें आगे चलते हैं, अपने न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है वो बताता हूँ आपको। इसके अंदर सबसे पहले होता है, एक होता है कोर जो पॉजिटिव होता है, एक होता है डीएनए जो नेगेटिव होता है। इसकी दो नेगेटिव और पॉजिटिव दो होते हैं। पॉजिटिव होता है वो कोर होता है, कोर का मतलब परिधि होती है। डीएनए खंड होता है जो नेगेटिव होता है। कोर होते हैं, इसके अंदर 8 स्टोन प्रोटीन होते हैं। 8 स्टोन प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? H2A, H2B, H3 और H4, ये डबल डबल होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया 5 प्रकार के प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B और H3 और H4। परंतु जो कोर होता है, कोर के अंदर H1 स्टोन प्रोटीन को न्यूक्लियोसोम में नहीं माना जाता। H1 स्टोन प्रोटीन है, उसको न्यूक्लियोसोम में नहीं माना जाता। आगे उसको क्या माना जाता है वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे खाली H2A, H2B और H3 और H4 को ही माना गया है। और इसकी जब इनकी संरचना बनाते हैं, तो इनकी जब 8 की संरचना बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? अष्टफलकीय संरचना बनेगी। वही बात कर लेते हैं, अगर डीएनए खंड में क्या होता है, तो इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं, यानी नाइट्रोजन क्षार के युग्म होते हैं। अगर एनसीईआरटी में पूछे तो एनसीईआरटी में 146 दिए हुए हैं। इसमें एनसीईआरटी में 146 न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं, परंतु बुक्स में अपनी जो 12th की बुक है उसमें दिए गए 200 न्यूक्लियोटाइड बुक। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिया गया जो सबसे भारी संरचना होती है, इसमें पूरा इसमें ये स्ट्रक्चर दी हुई है। जो इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? कोर। और इसके अंदर जो ये बना हुआ है ये क्या है? डीएनए। और इसको जो यहाँ से पैक करेगा वो कौन है? इसको क्या कहते हैं? डीएनए। और इसको जो पैकिंग वाला कार्य करेगा वो कौन करेगा? H1 स्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे इसको सेलिंग प्रोटीन भी कहते हैं। यानी ये क्या है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये बाहर वाला जो परिधि है वो क्या कहलाती है? कोर। और जो इसके अंदर जो आपने ये लपेट कर रखा है वो क्या है? डीएनए। और जो डीएनए है ये इस प्रकार लपेट कर रखा है, इनको सभी को एक साइड से इसे बांध कर रखना क्या कहलाता है? जो H1 स्टोन प्रोटीन है, जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम में नहीं गिनी गई थी वो स्टोन प्रोटीन इसको बांध कर रखती है, इसलिए इसको सीलिंग प्रोटीन भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि स्टोन प्रोटीन है, जो स्टोन प्रोटीन है उसको सीलिंग प्रोटीन भी कहते हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब बात कर लेते हैं अपने कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की। तो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता पूरा बताएंगे। तो लास्ट जो 2022 एग्ज़ाम है इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। वहीं 2021 की बात कर लेते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। और 2024 में आपके सामने आ जाएंगे कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो अभी बात कर लेते हैं अपने सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन में क्या होता है तो बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत की। कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत क्या है वो बात कर लेते हैं अपने। तो सेल डिवीजन से पढ़ने से सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए सेल डिवीजन होता क्या है और सेल में डिवीजन होता क्यों है, उसका उद्देश्य क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है सेल डिवीजन। तो पूरा बात यहाँ पे करेंगे सबसे पहले। तो सेल डिवीजन की बात करने से पहले अपने एक थ्योरी दी हुई है कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत थ्योरी, के आई सिद्धांत, तो उसको पढ़ेंगे। तो के.आई. सिद्धांत है, ये दिया किसने था? तो हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और ये सिद्धांत क्या समझाता है? तो विभाजन के कारण को समझाता है। विभाजन क्यों होता है सेल में, उसका कारण तो होता है ना कोई, तो उसके कारण को समझाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और इसमें दिया हुआ है के.आई. और ये व्युत्क्रमानुपाती VN/VC-VN, ये फॉर्मूला आपको पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें जो ऊपर VN दिया हुआ है उसका मतलब क्या है? तो ये VN का मतलब है केंद्र का आयतन। और VC-VN का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का आयतन। तो इसमें क्या होता है, जब कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत में दिया गया, जब कैरियोप्लाज्मिक सिद्धांत व्युत्क्रमानुपाती केंद्र का सेल पर नियंत्रण, यानी जब सेल बढ़ेगी, सेल का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य भी बढ़ेगा, कोशिका केंद्र द्रव्य का आयतन भी बढ़ेगा। और कैरियोप्लाज्मिक का सिद्धांत होता है कि यानी कोशिका द्रव्य, यानी एक आपको अच्छे से समझाता हूँ 1 मिनट में। इसका मतलब जैसे ये बड़ी सेल है, इसके अंदर पहले छोटी सेल थी, इसके अंदर एक छोटा न्यूक्लियस था यानी केंद्रक था। तो इस पर क्या होता था, पूरा अच्छे से ये कंट्रोल कर पाता था, पूरा अच्छे से चारों तरफ कार्य कर पाता था। पर वहीं अगर इतनी बड़ी सेल और इसके अंदर इतना सा न्यूक्लियस है तो क्या होगा, चारों तरफ ये अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये पंगा होता है कि
सेल बड़ी हो जाती है, इसका कोशिका द्रव्य बड़ा हो जाता है, तो इसके अंदर जो केंद्रक होता है इसका कंट्रोल नहीं रह पाता पूरी सेल के ऊपर, तो क्या करता है ये पूरा इसको डिवीजन करने का करता है और दो नए केंद्रक बन जाते हैं। इससे क्या होता है सेल छोटी हो जाती है, इसके ऊपर एक सेल पूरे केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे कि केंद्र की वृद्धि हो जाती है, कोशिका द्रव्य की वृद्धि हो जाती है और कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है, तो इस पर केंद्र का नियंत्रण नहीं रह पाता। तो सेल डिवीजन का कारण क्या है, तो सेल पर केंद्र का नियंत्रण कम होना, केंद्र का नियंत्रण कम होना, और उद्देश्य क्या होता है, तो सेल पर इसका नियंत्रण पुनः स्थापित करना, इसका उद्देश्य होता है कोशिका विभाजन का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कोशिका विभाजन का कारण क्या होता है। इसमें आगे पढ़ लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो विभाजन 3 प्रकार का होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। अब बात कर लेते हैं अपने समसूत्री क्या होता है, तो समसूत्री को इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस। अब कोई भी टर्म आ जाए तो उसको आपको इंग्लिश की बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका इंग्लिश टर्म को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया जाता है, जो 2023 के अंदर प्रॉब्लम बहुत हुई थी बच्चों को। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। समसूत्री माइटोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं। तो समसूत्री इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक सेल विभाजित होकर दो पुत्री सेल बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये आनुवंशिक और आकारिक रूप से क्या होता है पैतृक सेल के समान होती है। यानी एक सेल है, ये एक सेल डिवीजन होकर क्या बनाती है, दो नई सेल बनाती है, और ये दोनों सेल होती है वो बिल्कुल किसके ऊपर, अपने पेरेंट सेल के समान होती है, चाहे आनुवंशिक हो चाहे आकार के अनुसार हो। ये यानी बिल्कुल सेम जैसी होती है, जैसा माता पिता होंगे वैसे इसमें बच्चे बनते हैं। इसका स्पष्ट फॉर्मूला है। तो ये जो समसूत्री है वो शब्द किसने दिया था, तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और समझाया था स्नाइडर नामक वैज्ञानिक ने। तो ये पूरा समसूत्री आपको समझ में आ गया होगा। मतलब समसूत्री विभाजन के अंदर जैसी एक सेल होगी, जैसे ये 2n सेल है, तो इसके अंदर आगे वाली सेल भी 2n होगी, यानी आनुवंशिक रूप से समान होगी। इसके अलावा आकारिक रूप से भी सेम होगी, बिल्कुल सेम दिखने वाली सेल होगी। तो इसमें आगे चलते हैं, अपने समसूत्री के बारे में आगे पढ़ेंगे। और अब बात कर लेते हैं अपने समसूत्री विभाजन। तो अब जैसे यहाँ पे ये आपको अच्छे से ये कोशिका चक्र है, इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोशिका के अंदर 4 स्टेज होती है, पहले 2 स्टेज होती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या होता है इंटरफेज, होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है एम फेज होता है, या फिर इसको क्या कहते हैं विभाजन अवस्था। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ गया G1 आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ पे क्या आ गया S अवस्था आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ से S2 आ गया, और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे दो चीज़ चलती है। एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस जिसे केंद्रिक विभाजन कहते हैं, और एक होता है साइटोकाइनेसिस जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अब केंद्रिक विभाजन है, इसके अंदर जैसे यहाँ पर ये अच्छे से पूरी स्ट्रक्चर समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर जो एम फेज होती है, इसके अंदर 4 फेज आती है, यहाँ पे 4 फेज आती है। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोफेज अवस्था आ गई, एक मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आती है वो इसमें क्या होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इसमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, आप इस पूरा देख पा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी अवस्था होती है G1, और सबसे छोटी अवस्था कौन होती है एम फेज होती है। अब आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए, जो एक मानव सेल होती है उसको डिवीजन करने में 24 घंटे लगते हैं, और वहीं अगर यीस्ट की बात करें, यीस्ट की कवक होता है तो उसको 90 मिनट लगते हैं। अगर वहीं बात करें ई कोलाई जीवाणु की, तो उसको मात्र 20 मिनट में सेल डिवीजन हो जाता है। इतने छोटे से जीव होते हैं उसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे कि जो एम फेज है, यानी आपको दोबारा बताता हूँ, जो एम फेज है ये पूरा एम फेज था। इसमें एम फेज में सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, एम फेज में सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था, ये देख लीजिए यहाँ पर, और सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। अब एक G0 अवस्था क्या कहलाती है, यहाँ पर दिया हुआ है G0 अवस्था। तो इसमें होता है कि कुछ कोशिकाएं होती है जो G1 के बाद, यानी यहाँ तक G1 तक विभाजन करती है, पर जो आगे S अवस्था होती है, जो आगे S अवस्था में नहीं जा पाती और G1 के बाद ही विभाजन बंद कर देती है, और वह एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, जिसे शांत अवस्था या फिर G0 अवस्था भी कहते हैं। आई होप यहाँ पे G0 अवस्था समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा और इसमें इंटरफेज के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरफेज क्या है, इंटरफेज को इंग्लिश में इंटरफेज और हिंदी में अंतरावस्था कहते हैं। इसके अंदर 3 होता है, G1 अवस्था,
एस अवस्था और G2 अवस्था। तो इंटरफेज है ये सबसे कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है, 90% से अधिक टाइम लेती है और इसे कोशिका विभाजन की तैयारी वाली अवस्था कहते हैं। इसे विश्राम अवस्था या फिर सबसे सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। तैयारी वाली अवस्था यानी सबसे लंबी अवस्था है, तो इसमें पूरा सेल की डिवीजन, मतलब इसमें कोशिका ऑर्गन्स, DNA प्रतिक्रिया, RNA, DNA, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र सभी बन जाते हैं इसके अंदर। और जब एम फेज जाती है उसके अंदर मतलब गुणसूत्र बिंदु विभाजन होकर 2 सेल बन जाती है। तो इसमें यानी पहले तैयारी कौन करता है, तो इंटरफेज में होती है। इसी विश्राम अवस्था यानी बिल्कुल स्लो चलती है ये, इसलिए इसे विश्राम अवस्था कहते हैं। और सबसे सक्रिय अवस्था यानी इसमें सभी चीज़ बनती है, तो इसलिए इसे सक्रिय अवस्था कहते हैं। अब इसके 3 टाइप होते हैं। जीवन अवस्था, तो जीवन अवस्था इसे प्रथम वृद्धि अवस्था कहते हैं। सही बात है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको पूरा बता देता हूँ। ये एम फेज आ गई और ये आपकी जीवन अवस्था और ये एस अवस्था और ये आपकी G2 अवस्था। तो प्रथम वर्धी अवस्था यानी सबसे पहले जीवन से स्टार्ट होता है, तो प्रथम वर्धी अवस्था ठीक है। और पश्च विभाजन अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एम होता है इसको विभाजन अवस्था कहते हैं। और एम के बाद आता है, एम का मतलब बाद में आता है यानी पश्चिम विभाजन अवस्था। और वहीं बात कर लेते हैं अगर G2 की, तो सेकंड वर्धी अवस्था यानी सेकंड वर्धी अवस्था ठीक है। और इसे पूर्व विभाजन अवस्था कहते हैं, यानी एम फेज है वो विभाजन अवस्था है और विभाजन से पहले वाली अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व विभाजन अवस्था कहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में G2 ना देकर पूर्व विभाजन अवस्था भी दे सकते हैं। आप मैंने इसलिए पूरे नाम लिखे आपके लिए। और एस अवस्था को कहते हैं संश्लेषण अवस्था। इसमें होता क्या है कि G1 अवस्था, इसमें क्या होता है, तो नए प्रोटीन बनते हैं, नए RNA बनते हैं और कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है, अधिकतर कोशिकांग बनते हैं। तो आई होप आप पूरा समझ गए होंगे इसमें क्या क्या होता है। और कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना जो JET और CUT एग्जाम तैयारी कर रहे हैं पर कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से उनको सजेशन कीजिए ताकि उनका आपके थ्रू उनका कोई हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे सपोर्ट देते रहिए। अच्छा, आप जैसे अगर हमारी वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बुलाने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।